नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज है 12 सितंबर। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो घटनाएँ हैं उनको टॉप एमसीक्यू के माध्यम से देखा जाएगा। ये करंट अफेयर्स का लेक्चर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे प्लस जितने भी स्टेट विशेष एग्जाम खास करके यूपी पीसीएस और यूपीएससी, बीपीएससी इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको यूपी पीसीएस प्री 2025 की तैयारी जीएस प्लस करंट अफेयर्स दोनों कराई जा सके। तो शुरू करते हैं, आज की देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। इसमें जो पहली हमारी टॉपिक है जॉर्जियो मेरानी अरमानी जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर कौन थे, जिन्होंने 1975 में अपने बिजनेस पार्टनर सर्जियो गॉटी के साथ मिलकर के एक मशहूर ब्रांड की स्थापना की थी। तो इनका कौन सा ब्रांड है? ये जॉर्जियो अरमानी ही है। जॉर्जियो अरमानी ने कौन सा ब्रांड किया था? जो अरमानी आप नाम सुनते हैं, जॉर्जियो अरमानी एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 4 सितंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1975 में अपने बिजनेस पार्टनर सर्जियो गॉटी के साथ मिलकर अरमानी क्लोथिंग की शुरुआत की थी। अरमानी तो मतलब वर्ल्ड का बहुत जाना माना ब्रांड है। अरमानी ने फैशन के अलावा होम फर्निशिंग, फ्रेगनेंस, कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट और बास्केटबॉल टीम के बिजनेस तक का विस्तार किया था। उनके निधन से कुछ हफ्ते पहले अरमानी ग्रुप पर झूठा बयान देने के लिए इटली की एंटी ट्रस्ट रेगुलेटरी ने 3.5 मिलियन यूरो का जुर्माना भी लगाया था। तो ये जॉर्जियो अरमानी का भी निधन हो गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 4 सितंबर को उनका निधन हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन इसका अमेजन क्यूपर, स्टारलिंक को ही दिया गया है। ये इसकी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है उसको टाटा एयरटेल प्लस जियो दोनों ने मिलकर के दे दिया गया। तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट के ट्रायल के लिए प्रोविजनल स्पेक्ट्रम प्रदान कर दिए गए हैं। अभी तक इसका विरोध हो रहा था लेकिन अब जाकर के इसको दे दिया गया है। यह स्पेक्ट्रम कंपनी को 6 महीने के लिए ट्रायल चलाने की इजाज़त देता है। स्टारलिंक भारत में 10 जगहों पर अपना बेस स्टेशन बनाएगी, जिनमें से मुंबई मुख्य केंद्र होगा। स्टारलिंक ने लैंडिंग स्टेशन हार्डवेयर इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस रिक्वेस्ट भी की है। तो ये जो इसमें शुरुआत करने के लिए एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले तो जियो और प्लस एयरटेल दोनों ने इसको मान्यता दे दी है अपने साथ काम करने के लिए, तो समझौता हो गया इनका भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अजय त्यागी, रवि नारायण, श्रीनिवास एजेंती या विक्रम लिमय। तो ये श्रीनिवास जो एजेंती है इनको बनाया गया है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इनसे रिलेटेड जानकारी देखते हैं क्या है। देश के प्रमुख एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने श्रीनिवास एजेंती को तुरंत प्रभाव से अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। श्रीनिवास एजेंती इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास 2 वर्षों से कोई भी चेयरमैन नहीं था, जिससे यह पद अब भर गया है। तो जो एनएसई है उसके चेयरमैन श्रीनिवास एजेंती को बनाया गया है। ये ऑप्शन इसका बी सी सही हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है और इस तरीके के खास करके श्रीनिवास एजेंती से रिलेटेड पहले कुछ भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला है, हाल ही में 8 सितंबर 2025 को निधन हुए वरिष्ठ पत्रकार शंकरशर ठाकुर किस प्रमुख समाचार पत्र के संपादक थे और उन्हें विशेष रूप से किस राज्य की राजनीति और समाज की गहन समझ के लिए जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन जो है ये द हिंदू के, द इंडियन एक्सप्रेस के, द टेलीग्राफ के। तो ये ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा। द टेलीग्राफ बिहार का जो न्यूज़पेपर था उससे रिलेटेड थे ये। क्या है इनके बारे में? वरिष्ठ पत्रकार और द टेलीग्राफ के संपादक शंकरशर ठाकुर का 8 सितंबर 2025 को 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे बिहार की राजनीति और समाज पर अपनी गहन समझ रखने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर विशिष्ट किताबें भी लिखी थी। उनकी प्रमुख कृतियों में मेकिंग ऑफ लालू यादव, द अनमेकिंग ऑफ बिहार, सिंगल मैन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार और द ब्रदर्स बिहारी शामिल है। तो ये कुछ इनसे जो रिलेटेड बुक है, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके मतलब उनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो शंकरशर ठाकुर इनका नाम है। द टेलीग्राफ बिहार से रिलेटेड ये थे और इनकी जो बुक्स हैं खास करके बुक्स वाले पोर्शन सेगमेंट में द मेकिंग ऑफ लालू यादव और मेकिंग ऑफ बिहार। नेक्स्ट है सिंगल मैन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार। फिर द ब्रदर्स बिहारी जो है, इस तरीके की बुक जो है इनसे पूछी जा सकती है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कब किया जाएगा और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्योंकि योजना और अभियान वाले में स्कीम्स में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ऑप्शन जो इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है 15 सितंबर को गरीबी उन्मूलन हेतु 17 सितंबर को। इसी ऑप्शन का 17 सितंबर ही सही होना चाहिए। हाँ, 17 सितंबर 2025 को महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, ये इसका जो तो 17 सितंबर को शुरू किया जाएगा
और इसका थीम क्या रहेगा, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए इसका मेन प्रयास रहेगा। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे होता है, तो उसी के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। तो इसका ये भी पूछा जा सकता है उद्देश्य क्या है। इसके तहत देश भर के 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य संस्थानों में लगाए जाएंगे। 17 सितंबर का दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी होता है। साथ ही सभी आंगनबाड़ियों में पोषण माह भी आयोजित किया जाएगा। ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है आपका जीएस के साथ साथ प्लस जो करंट अफेयर्स है, ये दोनों पोर्शन कवर कर रहा है। साथ ही ये प्री तो कवर ही कर ही रहा है, क्योंकि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्री खास करके उसके प्री के लिए साथ साथ जो बेंस वाला पोर्शन है, क्योंकि आपको पॉइंट यहाँ से मिलते रहेंगे। देखो बेंस में अगर 4-5 पॉइंट आपको याद है किसी भी रिलेटेड योजना से, तो आगे के पॉइंट 2-3 आप बना करके आराम से 125 से लेकर के, क्योंकि यूपी पीसीएस पे 125 प्लस 200 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं, तो लिखने में आपको यहाँ से मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मिलता रहेगा। तो प्री कम मेंस जो तैयारी है करंट अफेयर्स की, वो दोनों ही आपके यहाँ से होती रहेगी। नेक्स्ट है संयुक्त कमांडर्स जो है, तो संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा और इस वर्ष की थीम क्या रहेगी। तो संयुक्त कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस होगा 2025 वाला, ये कहाँ किया जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी सही दिया गया है, कोलकाता में ही होगा। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इसकी जो थीम है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। तो इससे रिलेटेड जानकारी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2025 को कोलकाता में संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक 3 दिनों तक चलेगा। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय क्या थीम है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर है। परीक्षा में भ्रमित करने के लिए राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री है, तो सीडीएस वगैरह नाम दिया जाता है, लेकिन उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है। तो याद रखिएगा, जो संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी कोलकाता में आयोजित की जाएगी, 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, जो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। तो अभी नेपाल में इस समय काफ़ी ज़्यादा फेरबदल चल रहा है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह पर नई प्रधानमंत्री को अंतरिम रूप से नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, तो ये है सुशीला कार्की। ये पहले वहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल भी रह चुकी हैं, सुशीला कार्की बनाई गई हैं। इनसे रिलेटेड जानकारी क्या है, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, जिससे उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उससे राजनीति शास्त्र में एमए किया है। तो ये इनका संबंध भारत से भी, यानी कि बीएचयू से इन्होंने एमए किया है राजनीति शास्त्र में। वे 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रही थीं। 2017 में उनके खिलाफ पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप पर महाभियोग लगाया गया था, फिर वो हट गई थी। तो अभी जो है क्या नाम, सुशीला कार्की जो है ये नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 9 सितंबर 2025 को एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के समग्र विकास और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन है, या कौन सा ऑप्शन इसका जो है, कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड प्लस नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने समझौता किया है। तो इससे रिलेटेड देखेंगे क्या, 9 सितंबर 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस पहल का जो उद्देश्य है क्या है, आदिवासी युवाओं के समग्र विकास और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो आदिवासी युवाओं के समग्र विकास प्लस समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और करियर मार्गदर्शन में विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, जिन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। अभी ये रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें एलन मस्क जो है ये पीछे रह गए, तो अभी तक 2-3 साल से एलन मस्क ही थे। ये कौन है, लैरी एलिसन जो है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। लैरी एलिसन नए अरबपति बन गए, यानी कि विश्व के सबसे बड़े जो पैसे वाले आदमी हैं वो लैरी एलिसन बने। देखते हैं क्या, ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ओरेकल जो एक कंपनी है उसके संस्थापक है, सह संस्थापक है। तो यानी कि एलन मस्क को पीछे छोड़ करके ये लैरी एलिसन जो है ये पहले व्यक्ति बन गए हैं पैसे के मामले में। उन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। लैरी एलिसन की कुल संपत्ति जो है 393 अरब डॉलर पहुंच गई है, जबकि एलन मस्क की जो संपत्ति है 385 अरब डॉलर है। और ओरेकल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई सौदे से जुड़ी उम्मीदों के चलते कंपनी के शेयरों में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसके कारण एलिसन की संपत्ति में वृद्धि हुई है। वर्तमान में मैक्सिमम एक चीज़ देखी जा रही, जितने भी बिलियनियर्स आ रहे हैं, बिलियनियर ट्रिलियनियर जो भी आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो
आगे बढ़ रहे हैं वो है एआई के क्षेत्र में। एआई, टेलीकॉम और आईटी जो इनसे इनसे रिलेटेड वाले जान हैं, खास करके एआई वाले हो गए या स्पेस रिलेटेड, उनका जो आज के समय में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये इस समय सबसे ज़्यादा जो गोल्डन एरिया है वही एआई वाला ही है। फिर नेक्स्ट नंबर का है आईआईटी दिल्ली के आबू धाबी परिसर में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र किसको लोकार्पित लोकार्पित किया गया है। तो पहले इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे। आईआईटी दिल्ली का जो आबू धाबी में, आईआईटी दिल्ली जो है पहली आईआईटी है जिसने अपना कहाँ विदेश में अपना वो खेला खोला था, और कहाँ खोला था, अबू धाबी में परिसर खोला था। तो उसमें पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र जिसे किसने लोकार्पित किया है। तो लोकार्पित करने जो है ये कौन, धर्मेंद्र प्रधान जो है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लोकार्पित किया है। तो इसमें है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र लोकार्पित किया है। इस अवसर पर उन्होंने 2 प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम भी शुरू किए हैं और छात्रों व शिक्षकों से संवाद भी किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो है सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय दुबई परिसर में पहली वर्षगांठ समारोह में भी शामिल हुए। उनकी यह 2 दिवसीय यात्रा द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हुआंग हुआंग याना द्वीप जो है, इसको स्कारबोरो सोल द्वीप भी कहा जाता है। तो हुआंग याना द्वीप स्कारबोरो सोल को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। तो इसमें विवाद पूछा गया है। ये हुआंग याना द्वीप से आप पता ही चल जा रहा है कि ये चाइनीज या उधर का दक्षिण चीन सागर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा चीन, वियतनाम और मलेशिया, ऑप्शन जो इसका भी सही हो जाएगा। चीन, ताइवान और जो फिलीपींस है, ये दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीप है और चीन, ताइवान और फिलीपींस के मध्य में इसको लेकर के विवाद है। इससे जुड़ी जानकारी देखने का है। हुआंग याना द्वीप जो है स्कारबोरो सोल दक्षिण चीन सागर में स्थित है। हुआंग याना जो है चाइना इसको हुआंग याना द्वीप कहता है और जो फिलीपींस है ये इसको स्कारबोरो द्वीप कहता है। यह चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच विवादित है। वर्तमान में इस पर चीन का नियंत्रण है। दक्षिण चीन सागर में जिन पर भी जितने भी द्वीपों पर विवाद है उनमें में से मैक्सिमम जो द्वीप है वो चीन के कब्जे में है और बाकी देश इस पर विरोध कर रहे हैं। उसके बाद में चीन ने हाल ही में इसे प्राकृतिक रिजर्व घोषित किया है, यानी कि नेचुरल रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका फिलीपींस और ताइवान ने विरोध किया है। फिलीपींस इसे स्कारबोरो सोल के नाम से जानता है, मतलब स्कारबोरो सोल कहता है, और चीन ने इसका जो नाम रखा है ह्यूआंगयान आइसलैंड कहा है। सामरिक दृष्टि से यह द्वीप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है साउथ चाइना सी से होकर के, हमने कल वाले जो लेक्चर में करंट अफेयर्स वाले में बताया था कि जो मलक्का जलडमरू मध्य उससे 60% विश्व का व्यापार होता है और ये व्यापार साउथ चाइना सी से होकर के जाता है। तो शायद जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ से व्यापार के मामले में, व्यापार प्लस जो आइसलैंड है प्लस रिसोर्सेज जो है ओशन रिसोर्सेज, उसके मामले में जो दक्षिण चीन सागर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेकर के चीन अपने प्रभुत्व के वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए और प्लस जो अदर देश हैं वो अपने प्राधिकार या संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए विवाद में, ये जो विवाद है इसमें होता रहता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन जो है जॉन्स गाहर स्टोरे हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जॉन्स गाहर स्टोरे जो है ये नए प्रधानमंत्री बने, कहाँ के, नॉर्वे के बने हैं। ऑप्शन इसका जो सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, जॉन्स गाहर स्टोरे एक बार फिर नॉर्वे के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पहली बार जो है 14 अक्टूबर 2021 को बने थे। वे लेबर पार्टी के सदस्य हैं। नॉर्वे की सीमाएं जो है स्वीडन, फिनलैंड और रूस से मिलती है। राजधानी क्या है नॉर्वे की, तो ओस्लो है। ये नार्डिक कंट्री है और इसका जो पश्चिमी यूरोप में स्थित इसकी है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है। तो दुनिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी भारत द्वारा लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आदि संस्कृति जो है। ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। आदि संस्कृति इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट इसमें जानकारी क्या है, भारत ने दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, आदि संस्कृति इसका नाम है। उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी कला, संस्कृति और ज्ञान का संरक्षण करना। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आदि संस्कृति मंत्रालय यानी कि आदिवासियों से रिलेटेड कल्चर है, तो इसको संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ क्या है कि जनजातीय मंत्रालय ने ही लॉन्च किया होगा। इसके 3 घटक हैं। आदि विश्वविद्यालय यानी कि 35+ ऑनलाइन कोर्स इसमें कराए जाएंगे, तो आदि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आदि संपदा क्या है, तो ऑनलाइन संग्रहालय यानी कि 5,000+ दस्तावेज या वस्तुएं संग्रहित की जाएंगी। आदि हाथ क्या है, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है आदिवासियों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको ऑनलाइन मार्केट जो प्रदान की जाएगी। और आदि संपदा यानी कि उनसे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, उनकी जो कल्चर है उसको क्या है कि 5,000+ दस्तावेज या वस्तुएं जो है संग्रहित की जाएंगी। और जो विश्वविद्यालय है तो इसमें 45+ ऑनलाइन कोर्स प्रदान किए जाएंगे। पहले ही आदिवाड़ी ऐप भी लॉन्च किया गया था, तो आदिवाड़ी इसी से रिलेटेड आदिवाड़ी ऐप लॉन्च किया गया है। और जो आदि क्या है, इससे रिलेटेड की डिजिटल जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई, आदि संस्कृति नाम इसका रखा गया है। और इसका जो इसके लिए ऐप क्या है, आदिवाड़ी ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि लकोंग पूजा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
तो लकोंग पूजा त्यौहार जो है ये पूर्वोत्तर की जनजाति है, कौन सी है, टीवा। ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा। लकोंग पूजा टीवा जनजाति का त्यौहार है। यह एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव खास करके रबी की फसल अच्छी होने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। रबी की अच्छी फसल की कामना हेतु मनाया जाता है। टीवी जनजाति जो है, ये टीवा जनजाति असम, मेघालय, मणिपुर आदि राज्यों में रहती है। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारा, ये जनजाति संस्कृति से समृद्ध है। वहीं की जनजाति है टीवा, वो जो कि ये लकोंग पूजा मनाती है। इन्हें लांगुल ट्राइब भी कहा जाता है। तो लकोंग जो पूजा है, ये लांगुल जो टीवा जनजाति है, इसको लांगुल जनजाति भी कहा जाता है। इनके दो उपसमूह है, प्लेन टीवा और हिल टीवा। देखो जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वो हिली एरिया है और थोड़ा हल्का फुल्का मैदानी है। तो जो हिली क्षेत्र में रहते हैं उनको हिल टीवा कहते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, निचली घाटियों में रहते हैं, उनको प्लेन टीवा कहा जाता है। इस तरीके से ये जनजातियाँ दो भागों में बटी है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई थी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब उस समय भी आया तब विशेष मेंस में भी पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड कब, ये 2020 में शुरू किया गया। ऑप्शन इसका जो सी सही हो जाएगा। 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। तो इसके भी 10 सितंबर को इसके भी कितने 5 साल पूरे हो गए हैं। तो इससे देखेंगे क्या है कि योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। 2025 में इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। उद्देश्य क्या था, तो मत्स्य उद्योग का विकास, यानी कि जो मत्स्य उद्योग है उसका विकास और मछुआरों का उत्थान करना। बजट इसके लिए कितना था, तो 21,274 करोड़ रुपए बजट रखा गया था। इसे 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, और पिछले 10 सालों में 104% की वृद्धि हुई मत्स्य उत्पादन में। जो मत्स्य है इसको प्राइमरी सेक्टर में लॉन्च कर दिया, मतलब दर्जा दे दिया गया है कृषि के तहत। फिर नेक्स्ट है, भारत में दिग्विजय दिवस जो है, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे हर साल कब मनाया जाता है। तो ये भारत में दिग्विजय दिवस जो है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे, ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। ऑप्शन इसका जो है बी सही है। तो इसमें क्या रिलेटेड जानकारी है, दिग्विजय दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। इस दिन को यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग का प्रचार पश्चिमी देशों में किया है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ये स्वामी विवेकानंद जी थे। 1893 में इन्होंने जो शिकागो में विश्व धर्म संसद हुई थी उसमें जो भाषण दिया था, जिसमें मतलब भारतीय संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने में सबसे बड़ा इस भाषण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस दिन को यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे भी कहा जाता है। उसी के आधार पर इसको जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे है, भाइयों और बहनों, जब द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका जो उनका भाषण है, उसी के आधार पर इसको ब्रदरहुड डे कहा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग का प्रचार जो है पश्चिमी देशों में किया है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है अपने गुरु के नाम पर की थी। उनकी जयंती जो है 12 जनवरी को नेशनल युवा डे के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा डे, मतलब राष्ट्रीय जो यूथ डे है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और जो विश्व युवा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष कब 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस 11 सितंबर को ही 1893 में इन्होंने भाषण दिया था। भाषण के अपना जो स्पीच दी थी वहाँ शिकागो में, उसी के उपलक्ष्य में जो विश्व यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इससे रिलेटेड अभी हम जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि ये अबू धाबी में किया गया है, यानी कि यूएई के अबू धाबी में किया गया है। और दिल्ली आईआईटी के तहत ये पहला है अटल इनोवेशन मिशन। तो पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर जो है अबू धाबी यानी कि यूएई में खोला गया है। उद्घाटन किसने किया है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। यह आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो भारत यूएई के बीच नवाचार और शिक्षा को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन जो है 2016 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाएगा, जो अटल इनोवेशन मिशन है वो 2016 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, और नीति आयोग इसका संचालन करता है। अभी क्या हुआ है कि आईआईटी दिल्ली के कैंपस जो है अबू धाबी में, वहाँ पर अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया है। तो इसमें अटल नवाचार मिशन जो है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो है, ये मेन हमारी स्कीम है। इसके तहत 3 सब स्कीम है, यानी कि 3 सब घटक हैं। उसमें से पहला है अटल टिंकरिंग लैब, यानी कि 10,000 से अधिक स्कूलों में, टिंकरिंग का मतलब यह है कि जितने भी स्कूल हैं और वहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ क्या किया जाएगा कि इनोवेशन से रिलेटेड जो भी, जैसे रोबोटिक्स हो गया और अदर जो क्षेत्र हैं, उसमें बढ़ावा देने के लिए लैब खोली जाएगी। दूसरा है अटल इनोवेशन सेंटर। तो यही अटल इनोवेशन सेंटर जो है अबू धाबी में खोला गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में 72 प्लस सेंटर जो है स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में खोला गया है। आईआईटी दिल्ली के कैंपस के रूप में खोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताल ज्वालामुखी जो हाल ही में
जो फ्रेटिक विस्फोट के कारण सुर्खियों में था, किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी जो है, ताल वहाँ माउंटेन भी है, तो ये जो फिलीपींस है, ऑप्शन इसका जो है बी बी सही हो जाएगा। फिलीपींस में है ताल माउंटेन। इसमें देखेंगे कि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है, यह ताल झील के बीच में स्थित है। इसमें हाल ही में फ्रेटिक इरप्शन यानी कि फ्रेटिक इरप्शन हुआ है। फ्रेटिक इरप्शन तब होता है जब भूजल या सतही पानी गर्म मैग्मा से मिलता है। तो इसमें जो फ्रेटिक इरप्शन की कंडीशन की गई है वो क्या है? जब इसमें बताया गया है कि जब भूजल या सतही पानी है गर्म मैग्मा से मिलता है तब ये इस तरीके का इरप्शन होता है। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। तो ये जो वोल्केनो ताल माउंटेन जो है, ताल जो ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? फिलीपींस में है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है कि मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मोकामा और मुंगेर जो है ये बिहार में है, तो कहाँ ऑप्शन इसका हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बिहार में है। क्या है जो मोकामा मुंगेर प्रोजेक्ट बिहार में बनाया जाएगा। लागत इसकी कितनी है? तो 4447 करोड़ रुपए है। लंबाई 82.4 किलोमीटर है। यह बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है। इससे यात्रा का समय जो है 1.5 घंटे कम हो जाएगा। बिहार की हाल की खबरें क्या क्या रही? तो राजगीर में रॉयल भूटान जो है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन भी बिहार में हुआ था और भारतीय टीम ने इसको जीता है। गया में बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सीएम वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ये भी वही लॉन्च की गई बिहार में। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका जो भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है 3D एयर एयर सर्विलांस नाम क्या है इसका? तो लांजा एन है, यानी कि ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा। लांजा एन नाम रखा गया है। क्या है? भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर लांजा एन रडार कमीशन किया है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम भारत का है और स्पेन की कंपनी इंदिरा ने मिलकर के बनाया है। यह लांजा 3D रडार का नौसैनिक संस्करण है। तो लांजा ये रडार है, उसका ये 3D जो है नौसैनिक संस्करण है। यह दिशा, दूरी और ऊंचाई, देखो 2D में क्या होता है कि ऊंचाई नहीं बताता है, दिशा दूरी बता देता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये हाइट भी बता देगा। तो यह दिशा दूरी, क्योंकि 3D में थ्री डायमेंशन जो होते हैं उनको काउंट किया जाता है, तीनों की जानकारी देता है। 2D रडार की तुलना में यह अधिक सटीक होगा। उसका कारण है कि तीनों डायमेंशन की जानकारी देगा। इससे नौसेना की निगरानी और लक्ष्य पहचान क्षमता जो है और मजबूत हो जाएगी। यह परियोजना जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट जो है उससे जुड़ी है। इसका कारण ये है कि भारत की कंपनी टाटा एडवांस जो है ये लगी है और स्पेन की कंपनी, तो इसमें मैक्सिमम जो काम है भारत में ही हुआ है। तो भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से भी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से 12 सितंबर की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाली घटनाएं थी हमने इनको देखा है और इनसे रिलेटेड जो जानकारी थी स्टैटिक वाली वो भी देखी गई है। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्लस अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।